देख रहे थे विज़न का अपना टेस्ट, मॉक टेस्ट जो फर्स्ट नंबर का हम देख रहे थे, इसमें पॉलिटी है। तो हमने 10 क्वेश्चन पहले देखे थे, अब हम आगे के देखते हैं। तो पहली बात कि अगर आप प्रीलिम्स ये वाला नेक्स्ट वाला देना चाह रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए, और विज़न के मॉक टेस्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इसलिए हम उन्हें कर रहे हैं। तो साथ में हम इन्हें लगाएंगे सारे ही। स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे अनुलंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। 2, वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तीसरा, वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो देखिए इसका आंसर है सी। देखिए क्या है कि कथन एक सही नहीं है। कथन एक में दिया हुआ था कि जो मूल अधिकार है वह अनुलंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से उस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है जिस सीमा तक संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता हो। इस प्रकार मूल अधिकार अनुलंघनीय है। ठीक है, देखिए क्या है, ये बोल रहे हैं, इनने बोला था कि क्या उनमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है उसको नहीं बदल सकते। तो इस तरीके से क्या है, कथन एक सही नहीं है। संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकते बस। ठीक है, जो हमारा कथन दूसरा दिया था उसमें था कि वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तो ये सही है। मूल अधिकार राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। कुछ अधिकार जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन आदि निजी नागरिकों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। तो देखिए कुछ जैसे कि क्या है, निजी नागरिकों, निजी व्यक्ति की उसमें विरुद्ध हैं, कुछ राज्य के हैं। ठीक है, कार्रवाई के विरुद्ध है, तो हमें दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है, राज्य के भी और निजी व्यक्ति। और निजी व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, तो वो निजी नागरिकों के विरुद्ध है। अगर कोई अस्पृश्यता करता है तो उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। तो सेकंड कथन सही है। थर्ड है, वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। तो सही है। मूल अधिकार कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को सीमित करते हैं और इस प्रकार कार्यपालिका एवं विधायिका की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कार्यपालिका विधायिका ऐसा कोई काम कर रही है, ऐसा कोई लॉ बना रही है कि जिससे आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उनको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये दोनों की शक्ति को सीमित करते हैं। तो कथन 2 और 3 हमारा 11 क्वेश्चन में सही था। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन में हमारा सी सही था। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, अभी मैं आपको आंसर्स भी दिखा रही हूँ। तो आपको कौन सा तरीका पसंद है? अगर आपको आंसर्स भी देखकर करना है तो हम इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा देंगे, नहीं तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन जैसे पहले 10 क्वेश्चन में बताया था सिर्फ बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला, इसका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। तो देखिए क्वेश्चन 12 में हमारा सी सही है कि 1 और 2 दोनों सही है। तो पहला जो हमारा था कथन, उसमें था कि क्या है, इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। तो ये सही है। वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया कि मूल अधिकारों का उपयोग किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। देखिए हमें कुछ मूल कर्तव्य होते हैं हमारे, कि हमें वो निभाने होते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है, कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है कि कानून जो बना है वो संविधान के अनुरूप है। तो हाँ, किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा 1992 में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा था। तो पहला कथन सही है। दूसरे में है, इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। तो सही है। संसद उपयुक्त विधि निर्माण के माध्यम से मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। अनेक कानून जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को दंडनीय कृत्य बनाते हैं। तो ठीक है, जो मूल कर्तव्य है पूरे, तो वो मतलब कानूनी रूप से नहीं है लागू, लेकिन क्या है, अगर संसद चाहे तो उन्हें उनमें से कुछ को लागू कर सकती है कानून के माध्यम से, और कुछ किए भी हैं विधि निर्माण के द्वारा। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अपने मतलब राष्ट्र का सम्मान करनी चाहिए, तो जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका सम्मान करना चाहिए, तो उसके अपमान को दंडनीय कृत्य बनाते हैं। तो क्वेश्चन 12 में हमारा आंसर था सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों।
अब आगे देखते हैं, संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? एक, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। थर्ड, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है आपको। ए केवल एक, बी एक और दो, सी दो, डी दो और तीन। तो देखिए इसका आंसर सी है, केवल दो सही है। कैसे? तो इसमें पहला स्टेटमेंट था कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो देखिए हालांकि इनमें एक्सप्लेनेशन दिया है, हालांकि पंथ निरपेक्ष पद को उद्देशिका में मूल रूप से नहीं जोड़ा गया था, फिर भी भारतीय संविधान आरंभ से ही पंथ निरपेक्ष रहा है। देखिए जो पंथ निरपेक्ष वर्ड है, ठीक है, कि किसी भी धर्म के साथ मतलब सबको समान मानना है, ठीक है, तो किसी की भी एक से नहीं वो करना है ज़्यादा। तो क्या है कि ये वर्ड हमारी जो उद्देशिका थी, ठीक है, प्रियम्बल था, उसमें नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान में शुरू से ही रहा है। मतलब वर्ड नहीं था, लेकिन पंथनिरपेक्ष ही है हमारा संविधान। इसमें मूल अधिकारों के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 28, 29 और 30 निहित है, ठीक है, ये इसमें दिए हैं हमें। हालांकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा से भिन्न है, जहाँ धर्म को एक व्यक्तिगत विषय माना जाता है तथा धर्म और राज्य के बीच एक सख्त पृथक्करण अपनाया जाता है। भारत में राज्य धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक, राजनीतिक, धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलापों का विनियमन कर सकता है। उदाहरण के लिए सभी वर्गों के लिए हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलना। तो देखिए क्या है कि जो वेस्टर्न है उसमें क्या है, मतलब पश्चिम है, उसमें माना जाता है कि धर्म एक मतलब पर्सनल सब्जेक्ट है, पर्सनल विषय है, ठीक है, और धर्म और राज को एकदम अलग चलना चाहिए, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा राज धर्म के मामले में। लेकिन हमारा भारत में मानते हैं कि भारत क्या है, इसको रेगुलेट कर सकता है, जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनको रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सभी धर्मों के लिए हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोला गया। तो इस तरीके से फर्स्ट कथन गलत है कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है मतलब भारत के संविधान के संदर्भ में तथा राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट था, किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये सही है। आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। मतलब कि जो भी देखिए जो भी संस्थान होते हैं जो राज्य द्वारा पोषित और राजनीति की सहायता से होते हैं, उनमें क्या है किसी नागरिक को मतलब वंचित नहीं कर सकते धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर। थर्ड स्टेटमेंट था, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है, तो ये कथन गलत है। क्यों? धर्म की स्वतंत्रता असीम नहीं है, संविधान में इस पर कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है, किंतु यह लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के अधीन होता है। तो कथन 3 हमारा इसलिए सही नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अगर लोक व्यवस्था का कोई मामला आता है, नैतिकता, स्वास्थ्य का, तो उस पर प्रतिबंध किए जा सकते हैं। तो हमारा केवल कथन 2 सही था। तो इस प्रकार क्वेश्चन 13 में केवल हमारा सी सही था। 14 देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा से वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निषेधक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है? एक, IR कोहिलोवाद 2007 का, सेकंड गोलकनाथ वाद 1967 का, 3 मेनका गांधी वाद 1978 का, 4 मिनर्वा मिल्स वाद 1980 का। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 2 और 3 और डी केवल 1। तो इसका आंसर फ्रेंड्स बी है, केवल 2 और 4। देखते हैं कैसे, ठीक है। 2 और 4 मतलब गोलकनाथवाद और मेनका गांधीवाद, ठीक है, नहीं सॉरी मिनर्वा मिल्सवाद। तो इसको आगे देखते हैं ऐसा क्यों है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेधक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित कौन से वाद हैं, ठीक है। DPSP और जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनके बीच टकराव के बीच कौन से केसेस हैं? तो पहला जो इसमें बता रहे हैं चंपकम दोराइजन वाद, ठीक है, ये है 1951 का। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच किसी भी तरह के टकराव की स्थिति में मूल अधिकार अधिक प्रभावी होंगे।
उनमें घोषणा की गई कि डीपीएसपीस मूल अधिकारों के पूरक और सहायक के रूप में लागू होने चाहिए। हालांकि इसमें यह भी माना गया कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। कुछ डीपीएसपीस को कार्यान्वित करने के लिए पहले, चौथे और 17वें संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। तो देखिए ये कुछ केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो कम दोहराइजन वाद आया था उसमें उन्होंने कहा था, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इनमें टकराव होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, तो मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी होंगे और डीपीएसपी क्या है, पूरक और सहायक के रूप में है, ठीक है। और जो है हमारे मूल अधिकार, उन्हें संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। इसके बाद आया गोलकनाथ वाद 1967 में। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी मूल अधिकार को जो प्रकृति में अनुल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती है। इसलिए न्यायालय ने माना कि डीपीएसपी के कार्यान्वयन हेतु मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके कारण 24वां संशोधन अधिनियम और 25वां संशोधन अधिनियम अधिनियमित किए गए तथा 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 31C को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। गोलकनाथ वाद जो आया था 1967, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती वाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये वाला वाद था उसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है वो किसी भी मूल अधिकार को जो प्रकृति में अनुल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती, ठीक है। जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता उनको समाप्त नहीं कर सकती। न्यायालय ने माना कि डीपीएसपी के कार्यान्वयन हेतु मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर हमें डीपीएसपी को मान लो लागू करना है तो उसके लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए 25वां 26वां संशोधन अधिनियम लाएगा और 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 31C संविधान में जोड़ा गया। तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। केशवानंद भारती वाद 1973 में आया। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 31C के द्वितीय प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायालय पुनर्विलोकन संविधान की मूल विशेषता है। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की मूल विशेषता है। इसमें 42वें संशोधन अधिनियम के अधिनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स पर डीपीएसपी को विधिक प्राथमिकता और सर्वोच्चता प्रदान की गई। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती वाद। इसमें कहा बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, जो 31C का जो सेकंड प्रावधान था को उसलिए उन्हें अवैधानिक घोषित किया कि जो है न्यायिक पुनर्विलोकन जो है संविधान की मूल विशेषता है। मतलब हम हर चीज़ का पुनर्विलोकन कर सकते हैं सिंपली वर्ड में, ठीक है। इसमें क्या है, जो 42nd संविधान संशोधन अधिनियम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इस संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, आर्टिकल 14 1931 के तहत फंडामेंटल राइट पर डीपीएसपी को विधिक प्राथमिकता और सर्वोच्चता प्रदान की गई। तो फंडामेंटल राइट की प्राथमिकता है, ठीक है। इसके बाद जो मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में, काफ़ी सारे केस है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने फंडामेंटल राइट्स पर डीपीएसपी की प्राथमिकता को असंवैधानिक और अवैध घोषित किया। इनके द्वारा फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी पर वरीयता प्रदान की गई, ठीक है। हालांकि इस वाद में आर्टिकल 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को आर्टिकल 39B और C के अंतर्गत निर्दिष्ट डीपीएसपी के अधीनस्थ माना गया। वर्तमान स्थिति यह है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पर सर्वोच्चता प्राप्त है। हालांकि संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है जब तक कि संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता हो, ठीक है। तो इस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई, मतलब इन्हें बोला कि फंडामेंटल राइट पर डीपीएसपी को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है, ये अवैध है, लेकिन उसको वरीयता दे सकते हैं फंडामेंटल राइट को, ठीक है। उस पर इस बात में क्या है, आर्टिकल जो 14 और 19 है उनको आर्टिकल 39B और C के अधीनस्थ माना गया, ठीक है। इनको डिटेल में आप अपने वो पॉलिटी की बुक में देख सकते हैं। अभी स्थिति क्या है कि फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी पर सर्वोच्चता प्राप्त है, लेकिन क्या है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता हो, वहाँ तक संशोधन कर सकते हैं। लड़ाई चल रही है कि कौन ऊपर है, फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी। अब अलग अलग बातें चल रही हैं, ठीक है। एक बार बोलते हैं ये, एक बार बोलते हैं ये। मेनका गांधी वाद जो हुआ था 1978, ठीक है, उसमें कहा था ये संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से संबंधित है। इसमें पूर्व संविधान के आर्टिकल 21 के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया जाता था, जिसे विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो जो मेनका गांधीवाद था वो आर्टिकल 21 से संबंधित था, ठीक है, उसके अधिकारों से। तो आर्टिकल 21 के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया जाता था, जिसे विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है।
ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। IR कोहिलो वाद जो हुआ था 2007 में, समानतः इसमें 9वीं अनुसूची के वाद के रूप में जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए तर्क दिया कि किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूर्ववत करने तथा पलटने के उद्देश्य में शामिल किया गया है, तो इसे न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि केशवानंद भारती वाद के निर्णय के बाद जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए कानूनों को न्यायिक पुनर्वलोकन से छूट प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, इन्होंने इसमें कहा गया जो क्या होता था कि अगर सब लोग उन विषयों को आर्टिकल 9 में डाल देते थे कि मतलब उनका न्यायिक पुनर्वलोकन ना हो, लेकिन न्यायालय ने कहा नहीं, समीक्षा तो होगी। तो ठीक है, काफ़ी डिटेल में था ये। तो क्वेश्चन 14 का हमारा आंसर था बी, गोलकनाथ और मिनर्वा मिल्स जो वाद है वो क्या है, हमारे मूल अधिकार और राज्य के नीतिशक तत्व के बीच टकराव से संबंधित है। अब देखेंगे क्वेश्चन 15। ठीक है, क्वेश्चन 15 में दिया है संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। पहला, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC। सेकेंड, भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण UIDAI। फोर्थ, नीति आयोग। थर्ड, नीति आयोग। फोर्थ, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 3, B केवल 2 और 4, C केवल 1 2 3 और D 1 2 3 4। तो देखिए इसका आंसर है D सारे हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। मतलब जो आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें क्या क्या आता है, ताकि इसके सभी संस्थाओं को शामिल किया जा सके। इन संस्थाओं में कार्यों को मूल अधिकार के उल्लंघन के रूप में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मतलब इसलिए मतलब आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया कि ताकि सभी संस्थाएं इसमें शामिल की जा सकें, और इन संस्थाओं अगर ये संस्थाएं मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय में मैंने चुनौती दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी निकाय या एजेंसी जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य करती है वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अर्थ में शामिल होती है। कोई भी संस्था, ठीक है, कोई भी एजेंसी, कोई भी निकाय जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य करता है वो इसमें इस डेफिनेशन में शामिल होता है। जैसे भारत सरकार और GNCTD और DMRC में समान इक्विटी भागीदारी है। ठीक है, RBI भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकार, UIDAI सांविधिक निकाय है। नीति आयोग निर्धनता रेखा की सिफारिश करने जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य किए हैं, इसलिए D इसका आंसर है। सारे हैं, ठीक है, इसमें शामिल राज्य की परिभाषा में। देखिए हमने किया था यहाँ पे 15 क्वेश्चन, इसका आंसर D था। अब 16 देखते हैं। तो 16 है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडेल सागर निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अवस्थित है। A पूर्वी हिंद महासागर, B पश्चिमी प्रशांत, D आर्कटिक, C आर्कटिक, D अंटार्कटिका। अगर आपको देखिए आंसर्स आते हैं तो आप देने की कोशिश क्या करें, है ना, बाद में तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका आंसर है D। ठीक है, जो हमारा वेडेल सागर है वो अंटार्कटिका में अवस्थित है। हाल ही में अंटार्कटिका क्षेत्र के वेडेल सागर में एक विशाल फिश ब्रीडिंग कॉलोनी, मत्स्य प्रजनन कॉलोनी की खोज है। इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी यहाँ पे एक विशाल फिश ब्रीडिंग कॉलोनी मिली है। अंटार्कटिका के दक्षिणी वेडेल सागर में शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में लगभग 60 मिलियन आइस फिश नेस्ट, बर्फ में पाई जाने वाली मछलियों का समूह की एक ब्रीडिंग कॉलोनी पाई गई है, जो रिकॉर्ड स्तर पर सबसे बड़ी आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस कॉलोनी में एक असामान्य रूप से गहन जल के उष्ण क्षेत्र विद्यमान है। इस क्षेत्र का तापमान लगभग 35 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जो अंटार्कटिका के जल के अन्य क्षेत्रों की तुलना में व्यवहारिक रूप से उष्ण है। उष्ण अगाध धाराएं मछलियों को धरातल की ओर ले जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा D है। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 का हमारा आंसर था D। अब 17 देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, C 1 और 2, D ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर है B, केवल जो हमारा 2 है वो सही है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो CVC है, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या करता है, भ्रष्टाचार को रोकता है। देखिए आपसे इन क्वेश्चन से आपका स्टैटिक और करंट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक कार्यकारी प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया। तो कब बना, 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव से। इसके गठन की अनुशंसा भ्रष्टाचार निवारण पर गठित संथानम समिति द्वारा की गई। तो संथान समिति जो बनी थी 1962-64 में, उसने इसकी क्या है अनुशंसा की थी। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो संवैधानिक निकाय और ना ही सांविधिक निकाय है। ठीक है, पहले हमें जो स्टेटमेंट में दिया था कि ये संवैधानिक निकाय है, तो ना ये संवैधानिक है ना ही सांविधिक है। ठीक है, ना ही विधि बना के बनाया गया है, ना ही संविधान में है। बाद में वर्ष 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित एक विधि द्वारा CVC को सांविधिक दर्जा
प्रदान किया गया। ठीक है, बाद में दिया गया 2003 में क्या है, अधिनियम में एक विधि द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और सेकंड था वो सही है, सीवीसी बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यक्ष तथा 2 से अनधिक सतर्कता आयोग शामिल होते हैं। मतलब इसमें बहुसदस्यीय मतलब एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और क्या है 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा इसमें सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर अपने हस्ताक्षर सहित लिखित अधिपत्र द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। इन 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष होते हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। ये याद रख लीजिए कौन होता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। इनका कार्यालय 4 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी होता है, ठीक है, 4 या 65 याद रखिए। इनके कार्यकाल के पश्चात ही केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी अन्य पद के लिए अर्ह नहीं होते हैं, बाद में किसी पद पर नहीं बैठ सकते हैं। तो हमारा बाद में ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। अब हम 18 देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा या से सही है? इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। 2 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 3 ये संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो 18 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि केवल 1 और 2, 1 और 3 कथन सही थे। कैसे? पहले में बोला गया था इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जा सकता है यदि ये प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। तो कथन एक सही है क्योंकि आर्टिकल 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु एक गारंटीकृत, प्रभावी, त्वरित, सुलभ और संक्षेप उपचारों का प्रबंधन करना है। संविधान द्वारा आर्टिकल 32 के तहत केवल मूल अधिकारों को ही गारंटी प्रदान की गई, अन्य अधिकारों को नहीं, जैसे मूल, गैर मूल, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, प्रथागत अधिकार आदि। कुछ शब्दों में आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय ऐसे प्रश्न का निर्धारण नहीं करता है जिसमें मूल अधिकार शामिल नहीं है। आर्टिकल 32 को केवल एक कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाता है। तो देखिए कथन फर्स्ट इसलिए सही है कि जो आर्टिकल 32 है वो मूल अधिकारों से रिलेटेड है। अगर देखिए कोई कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए मतलब कुछ मतलब इसको अगर ये बात अगर मूल अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये आती है, अदरवाइज नहीं आती। मतलब 32 के अंतर्गत आप तभी जा सकते हैं जब मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है किसी कार्यपालिका आदेश या विधि की, मतलब इन सब से, ठीक है। तो अगर मूल अधिकार नहीं है तो कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता निर्धारण करने के लिए इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। अगर मूल अधिकार का प्रश्न है तभी लागू किया जा सकता है। सेकंड था मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो सही नहीं है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार तो मूल तो है किंतु अनन्य नहीं है, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल है लेकिन अनन्य नहीं है, समझे। कि आर्टिकल 226 के तहत उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के समवर्ती है, मतलब उसके समवर्ती है, मतलब हाई कोर्ट के समवर्ती है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, ठीक है, अनन्य नहीं है। आर्टिकल कथन 3 में था ये संविधान की एक मूल विशेषता और उसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता, ये सही है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 32 संविधान की एक मूल विशेषता है, इसलिए संविधान में संशोधन के द्वारा भी इसे सीमित नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये हमारे संविधान की एक मूल विशेषता है, इसे हटा नहीं सकते। तो 18 का हमारा सी था, 1 और 3। 19 देखेंगे। भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी है? सांस्कृतिक भिन्नताएं, सेकंड सामरिक महत्व, 3 जनजातीय लोगों का हित, 4 प्रशासनिक महत्व। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2, 3, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2, 3, 4 और डी 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर डी है, मतलब 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है। भारत में संघ राज्य क्षेत्र का गठन अनेक कारणों से किया गया, इन कारणों में का उल्लेख नीचे दिया गया है। मतलब कई कारणों से हमारे जो संघ राज्य क्षेत्र है बनाए गए हैं। ऐसा क्यों? एक तो जैसे कि राजनीति या प्रशासनिक महत्व, जैसे दिल्ली या चंडीगढ़ का, ठीक है। दिल्ली का क्या है,
हमारी कैपिटल है। तो इसका राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व है। सांस्कृतिक भिन्नताएं, जैसे पुदुचेरी, दादर नागर हवेली या दमन व दीव, तो ये सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण बनाए गए। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, तो सामरिक महत्व होता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो कुछ यूटीज बनाई गई सामरिक महत्व के कारण। पिछड़े एवं जनजातीय लोगों के लिए विशेष उपचार या देखभाल, जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। हालांकि इन्हें बाद में राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो चारों कारणों से क्या है, यूटीज बनाए गए थे। क्वेश्चन 20 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में कौन सा या सही शामिल है? पहला, मौन रहने का अधिकार। सेकंड, हड़ताल का अधिकार। थ्री, प्रसारण का अधिकार। चौथा, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 3, 4, बी केवल 4, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3, 4। तो देखिए इसका आंसर ए है, यानी कि हमारा 1, 3, 4 सही था। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है। उन आर्टिकल जो 19(1) है उसमें हमें दिया गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति, मत, विश्वास और प्रतिबद्धता व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? अपने विचारों के साथ साथ किसी अन्य के विचार को प्रसारित करने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, टेलीफोन पर बातचीत की टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, प्रसारण का अधिकार है, मौन रहने की स्वतंत्रता है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, पूर्व सेंसरशिप लागू करने के विरुद्ध अधिकार है, प्रदर्शन या विरोध करने का अधिकार है। लेकिन इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। तो हमें जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें था कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत मौन रहने का अधिकार है, हड़ताल का अधिकार हमें नहीं है। ठीक है, प्रसारण करने का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है। तो ये सारे हमें अधिकार है, लेकिन हमें हड़ताल का अधिकार नहीं है, इसलिए ए सही था। ठीक है, तो 20 का हमने बताया आपको आंसर ए था, हमें हड़ताल का अधिकार नहीं है इसमें। तो आज हम यहाँ तक करते हैं, 10 क्वेश्चन और करें हमने। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बताइए मुझे, तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आपको पहले वाला पसंद था कि मतलब आंसर शो नहीं कर रहे थे और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती थी आंसर क्या है, अब मैं आपको आंसर शो भी कर रही हूँ कि क्या है, तो आपको कौन सा तरीका पसंद है ये बता दीजिए, फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।